राज्यसभेत जेव्हा महिलांचं आरक्षणाचं बिल मंजूर झालं त्यानंतर व्यासपीठावर म्हणजे प्रतिक्रिया देण्यासाठी जेव्हा खासदार आल्या होत्या त्यामध्ये वृंदाताई करात या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या होत्या, सुषमाताई स्वराज या भारतीय जनता पक्षाच्या होत्या, जयंती नटराजन या काँग्रेस पक्षाच्या होत्या. आजही आपल्याला व्यासपीठावर असंच चित्र दिसतंय. मी वृंदाताईंना विनंती करतो की त्यांनी व्याख्यानाला सुरुवात करावी. धन्यवाद. फरांडे, सुनीता निमसे, वसुधा कराड, डियर कराड, मरियम धावले, शिवाजी राव तुपे, श्रीकांत बेनी, जयप्रकाश जादेकावकर, अशोक देशमुख जी, सब हमारे इस नासिक के प्रतिष्ठित मान्यवर आदरणीय व्यक्ति और मेरे प्रिय भाई और बहनों, बुजुर्ग, माँ, मेरे साथी, आप सबको मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्कार. मुझे बहुत ही खुशी है कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक बसंत व्याख्यान माला में शिरकत करने का मौका दिया और एक ऐसे सुंदर स्थान जहां गोदावरी नदी साथ चली आ रही है, इससे सुंदर स्थान तो मैंने शायद कभी भी कोई भाषण देने के लिए या सेमिनार अटेंड करने के लिए, ये मेरा पहला मौका है. उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ. और मैं समझती हूँ कि ये जो संस्कृति है, एक डायलॉग की संस्कृति, एक बहस की संस्कृति, आज हमारी दुनिया में और हमारे समाज में ये संस्कृति धीरे धीरे कम होती जा रही है. लोग एक दूसरे को सुनने के लिए कम धैर्य रखते हैं और हम सोचते हैं जो मैं जानती हूँ वही सही है. लेकिन इस प्रकार की व्याख्यान माला जिसमें अलग अलग राय रखने वाले लोग, अलग अलग दल के सदस्य या वो लोग जो किसी दल में नहीं है लेकिन समाज की सेवा में या अन्य क्षेत्र में काम करके नाम कमाया है, आपने महीने भर ऐसे व्यक्तियों को बुलाया और उसमें आपने मुझे भी मौका दिया. एक बार मैं फिर आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ और मैं शुभकामनाएं अपने देना चाहती हूँ कि ये जो आपका ये प्रयास है ये हमेशा के लिए रहे और लोगों को ये मौका दे और ये संस्कृति और मजबूती के साथ रहे, ये मैं कहना चाहती हूँ. आज का जो विषय है महिला आरक्षण बिल, मैं तो समझती हूँ कि हमारे देश की राजनीति में अगर हिंदुस्तान की 60 साल के इतिहास में पार्लियामेंट की, आजाद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के इतिहास में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल कानून रहे हैं, लेकिन उन कंट्रोवर्शियल कानूनों में शायद ये महिला आरक्षण बिल सबसे अधिक कंट्रोवर्शियल कानून रहा. आप खुद सोचिए कि एक तरफ जहां तमाम मुख्य दल बहुमत रखते हुए भी 1996 में ये बिल पहले पेश हुआ और अभी 2008 है और अभी भी पार्लियामेंट की कोख में ही ये बिल पड़ा हुआ है. तो आप सोच सकते हैं ये कैसे विडंबना की स्थिति है कि एक तरफ सब कहते हैं हाँ हाँ हम इस बिल को चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस बिल को पेश करने के लिए हमें इतने संघर्ष करना पड़ा, पारित करने की बात तो दूर रही. ये क्यों? उसके पीछे क्या कारण है, ये हमें समझने की जरूरत है. बहुत सारे लोग कहते हैं ये पुरुष और महिला के बीच जो संघर्ष है ये उसका एक रिफ्लेक्शन है. मैं इसको नहीं मानती हूं. ये बात सही है कि समाज में क्या किसका स्थान होनी चाहिए, हमारे स्थान में, हमारी संस्कृतियों में
ये तय जैसे बात मानी जाती है, तो उसमें अगर कोई बदलाव लाना है तो संघर्ष जरूर होता है। लेकिन ये भी सच है कि अगर इस बिल का परिकल्पना भी की जा रही है, वो इसलिए संभव हुआ क्योंकि पुरुषों का एक बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं के साथ है। और इसीलिए मैं आज ये भी कहना चाहती हूं कि हमारे इस महिला बिल को पारित करने के संघर्ष में मैं कतई इसको पुरुष बनाम महिला की संघर्ष नहीं मानती हूं। मैं ये मानती हूं कि अगर महिला बिल को पारित करना है तो पुरुषों की मदद और समर्थन से ही ये बिल पारित हो सकता है। और आज अगर पार्लियामेंट के अंदर इस बिल का इंट्रोडक्शन हुआ है, वो पुरुषों की समर्थन से इंट्रोडक्शन हो पाया है। और इसलिए मैं उन तमाम भाइयों को धन्यवाद देना चाहती हूं जो हमारे साथ दे रहे हैं, जो हमारे मदद दे रहे हैं। तो अगर ये बात नहीं है तो बात क्या है? हकीकत ये है मेरे प्रिय साथियों कि इस बिल के पीछे बहुत सारे पहलुओं जुड़े हुए हैं। आपको याद होगा कि जब ये बिल पर पहले बहस हुई तो तमाम अखबारों ने ये कहानियां छापी कि सेंट्रल हॉल में बहुत सारे साथी इस बहस पर जुटे थे कि भैया अगर हमारी बीवी या पत्नी या महिलाएं आएंगे तो परिवार का क्या होगा। यहां तक हुआ कि एक संगठन ने इस बिल का विरोध करते हुए ये बयान दिया और ये दलील पेश की कि अगर महिलाएं राजनीति में आते हैं तो हिंदुस्तान की संस्कृति को एक बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति का जो केंद्र परिवार है, उस परिवार पर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये एक समझ बनी थी कि परिवार समाज का एक मुख्य अंग है और इसीलिए उस परिवार को अगर अस्थायी किया जाएगा तो वो अस्थायित्व समाज के लिए हानिकारक साबित होगा। मैं ये मानती हूं कि महिला बिल की संघर्ष एक विशेष कल्चरल पहलू के खिलाफ संघर्ष है। मैं ये मानकर चलती हूं जिस परिवार के बारे में हमारी समाज सोचती है, वो परिवार कौन सा परिवार है, ये बिल के साथ इसका सीधा संपर्क है। आज महिला आंदोलन या महिला कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगता है कि ये परिवार नहीं चाहते हैं, ये परिवार को तोड़ते हैं, ये मॉडर्न औरतें हैं जो परिवार की महत्व नहीं समझते हैं, ये मॉडर्न औरतें हैं जो हिंदू और हिंदुस्तान की जो संस्कृति है सहनशीलता की, उसको चुनौती देते हैं। मैं बहुत नम्र निवेदन करती हूं कि ये भारत की महिला आंदोलन के प्रति एक अन्याय है। कौन महिला नहीं चाहती अपने परिवार? मैं तो पिछले 20 साल से महिलाओं के बीच काम कर रही हूं। जिस संगठन के साथ, जिस महिला समिति के साथ मैं जुड़ी हूं, 1 करोड़ महिलाएं हैं। उनमें से अधिक गरीब महिलाएं हैं, मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, जो दिन रात बराबर करके अपने परिवार की देखरेख करते हैं। मैं जानती हूं अपने सीधे अनुभव से कि कोई औरत परिवार को नहीं तोड़ना चाहती। हम ये मानते हैं हमारी दुख में, हमारी सुख में हमारे परिवार ही हमारे साथ दे सकते हैं। और हम ये भी मानते हैं
कि अगर हम दुनिया में बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ने की एक सबसे बड़ी ताकत एक औरत के एक परिवार होती है या होनी चाहिए। और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं के अनुभव में ये है कि अगर हम लोग आगे बढ़े, निश्चित रूप पर इसमें हमारे परिवार का भी एक रोल जरूर रहा होगा, जिससे हम मदद चाहते हैं, सहायता चाहते हैं, ताकत लेते हैं, हमारे दुख के समय हम उस परिवार का सहारा लेते हैं, ये हकीकत है। लेकिन कौन से परिवार? वो परिवार जो औरत को एक स्वाधीन नागरिक मानती है, वो परिवार जो हिंदुस्तान की जनवादी प्रणाली में परिवार को उस प्रणाली के एक अंग के रूप में देखती है, वो परिवार जिस परिवार में पुरुष और औरत बराबर के होते हैं। एक बात अलग है कि हम बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, और निश्चित रूप पर बुजुर्गों की इज्जत करना हमारे अपने वैल्यू सिस्टम में एक बहुत अनिवार्य अंग है। लेकिन अगर उस परिवार जिस परिवार औरत की एक सहारा के रूप में होती है या किसी भी व्यक्ति के एक सहारा के रूप में होती है, अगर उस परिवार के अंदर उस औरत के प्रति भेदभाव होता है, हिंसात्मक दृष्टि के रूप में देखी जाती है, उस औरत को प्रताड़ित किया जाता है, उस औरत को मारा जाता है, पीटा जाता है, उसकी हत्या की जाती है, तो उसके बाद अगर हम हिंदुस्तान के नागरिक होकर हम कहें नहीं, परंपरा हमें कहता है सहनशीलता बरतो, मैं कहती हूं ये परंपरा अन्याय पर आधारित परंपरा है, ये जनवाद की प्रति परंपरा नहीं है, और उस परंपरा को हमें चुनौती देना चाहिए। इसलिए पहली बात यह है कि दुनिया में जब हम लोग जन्म लेते हैं, जरूर उस दुनिया की ये देन है, उस समाज की रिश्तों की ये देन है कि हम कैसे बढ़ते, हम कैसे फलते, हमारी प्रतिभाएं कैसे आगे बढ़ते हैं। हमारे समाज में बहुत गरीब हैं जिनकी कितनी क्षमताएं हैं, लेकिन आज इस करूर दुनिया में वो गरीबों की बच्चे या गरीब औरत की जो क्षमता है, उस क्षमता को आगे बढ़ने नहीं देता। मैं जानती हूं, आज अगर कोई मेरे से पूछे तुम्हारी प्रेरणा की स्रोत क्या है, मैं कहूंगी मैं उस औरत के सामने 10 बार अपनी सिर झुकाती हूं जिसके पास पैसे नहीं है, लेकिन कुर्बानी से मेहनत करके अपने परिवार को पालती है। अगर किसी को पद्मश्री देना है, वो औरत को पद्मश्री दो जो भारत की नारी है, जो आज गरीब औरत सब कुछ त्याग करके अपने परिवार की देखरेख करती है। मैं पुरुषों के बारे में नहीं कह रही हूं कि वो कितने देखरेख करते हैं, मैं औरत की बात कर रही हूं। इसलिए जब उस परिवार में हर नागरिक की अगर बराबर का अधिकार है, तो आज हमारे सामने एक सवाल उठता है कि एक जनवादी देश में आज भी एक औरत होने के नाते उसके साथ भेदभाव क्यों? आज एक औरत की कोख में सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करके अगर लड़की है, उस लड़की की गर्भपात होती है, क्यों? ये कौन सा परंपरा है? ये कौन सी समझ है? ये कहां से आती है? वो वहीं से आती है जब हम सोचते हैं कि हम बराबर नहीं हैं, और इसलिए एक औरत होना इस समाज के ऊपर बोझ है। दहेज के नाम पर, आज दहेज के नाम पर जब तोला जाता है और औरत को कम पाया जाता है, और इसलिए मुआवजा के साथ एक औरत और उसके साथ दहेज, और जो समाज दहेज का परंपरा सबसे आधुनिक रूप में चला रहा है, आज वही समाज कहता है औरत बोझ है, दहेज देना पड़ेगा, इसलिए पहले औरत को खत्म ही कर लो, अगर बच्ची है उसको खत्म ही कर लो। ये हो रहा है, और ये गरीब लोग नहीं कर रहे हैं। हमें आज सोचना पड़ेगा, ये पढ़े लिखे समाज
का आज ये छवि है, ये तस्वीरें हम हैं, हम ही हैं जो पढ़ लिख कर ये सोचते हैं हमारी संपत्ति अगर लड़की होती है हम क्या करेंगे, ये तो पराया धन है, इसलिए लड़का जरूरी है। और जब तक लड़का नहीं होता है, क्योंकि विकास में हम ज्यादा बच्चा नहीं पैदा करना चाहते हैं, इसलिए लड़का जरूर हो, इसके लिए हम हर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम जन्म से पहले उस भेदभाव वाली संस्कृति को लागू करते हैं। क्यों क्यों? ये हमारे सबके दिमाग में सवाल है। और जब औरत जन्म लेती है और सुबह से रात तक काम करती है, तब उस औरत के साथ क्यों हम बेचारी शब्द इस्तेमाल करते हैं? अरे बेचारी, ये तो पिट पिट के दुबली हो गई। अरे बेचारी, इसकी तो 2 लड़कियां और हो गई, क्या करेगी? औरत अबला है, औरत बेचारी है, औरत कमजोर है, लेकिन वो परिवार चल नहीं सकती अगर औरत ना हो। अगर भाषा में आप मेरे से पूछो, अगर मैं कोई भी शब्द नफरत करती हूं, वो एक शब्द बेचारे। दया की जरूरत नहीं है, बराबर की नजर से औरत को देखो, ये हम कहते हैं। और पूरे समाज में हमारी अपील रही है, बराबर की नजर से देखो, हमें पढ़ने दो। जब आप हमें पढ़ने देते हैं तो देखो हमारी लड़कियां स्कूल में बेस्ट रिजल्ट्स लड़कियां देते हैं, कितने पढ़ पढ़ के वो एग्जाम्स देकर बेस्ट रिजल्ट्स देते। कॉलेज में देखो, अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की उस ग्रेजुएशन की मैं आंकड़े देख रही थी, बेस्ट स्टूडेंट्स में से 50% से अधिक लड़कियां थी। कितने पढ़े होंगे, लेकिन क्यों इस समाज में हम सोचते हैं उस लड़की की करियर शादी के अलावा कुछ नहीं है। शादी होनी चाहिए, लेकिन शादी के साथ अगर उस लड़की कोई करियर चलाना चाहती है तो उस पर रोकना नहीं चाहिए। वो लड़की जब पैरों पर खड़े होकर आर्थिक रूप पे जब स्वतंत्र होगी तो वो लड़की और भी बढ़ सकती है, सबका सेवा कर सकती है, सबको बढ़ा सकती है, ये हकीकत है। लेकिन इस दुनिया में अगर हम देखें, हर क्षेत्र में औरत आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और कर रही है, लेकिन एक ऐसे क्षेत्र है, पॉलिटिकल क्षेत्र, जहां उस संस्कृति का सबसे जबरदस्त असर है, सबसे जबरदस्त असर। अगर समाज के अंदर फैसला लेना होता है, अगर परिवार के अंदर फैसला लेना होता है, फिर भी कुछ अधिक परिवार हो सकते हैं जो औरत की सलाह से फैसला लेते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में टिकटों के बंटवारे के सवाल, पार्टी के अंदर महिलाओं की कार्य की स्वीकृति के सवाल, तमाम उस सवाल पर महिलाओं का स्थान बहुत ही नेग्लिजिबल है, नगण्य है। लोग हमसे कहते मेरिट की बात करो, मैं मानती हूं, मैं मेरिट में विश्वास करती हूं, लेकिन क्या आज हमारी पॉलिटिक्स मेरिट पर आधारित है? अगर मेरिट की बात की जाएगी, यहां जितने भी आप बैठे हैं, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की स्वतंत्रता संग्राम में किस रूप में गांधी जी के आह्वान से या भगत सिंह के आह्वान से अपने घरों से कितने लाखों औरतें निकलकर हिंदुस्तान की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। कोई इसको मना नहीं कर सकता। आप अपने इतिहास को देखो, बच्चे को जो पढ़ाया जाता है उसमें हिंदुस्तान की महिलाओं की वीर भूमिका उस संग्राम में, उस संघर्ष में दर्ज है। हिंदुस्तान की जब पहले 1947 के 15 अगस्त की रात को जब वो ऐतिहासिक सभा हुई जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी का भाषण दिया,
आपको शायद जानकारी है कि उस समय जो पहला झंडा, जो राष्ट्र का पहला झंडा आजाद पार्लियामेंट पर लहराया गया, वो झंडा सांकेतिक रूप में हिंदुस्तान की महिलाओं की उस स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका को स्वीकार करते हुए 100 महिलाएं ने वहां उस सदन में खड़े होकर उन्होंने उस झंडा को राष्ट्रपति जी को सौंपा, जो पहला झंडा। 499 सीट थे उस समय भारत की पार्लियामेंट में। मेरिट के आधार पर अगर सीट का बंटवारा होता तो निश्चित रूप पर कम से कम 50-50 हाफ तो होनी चाहिए थी। लेकिन वो 499 सीट जो हिंदुस्तान की पहले संसद में थे, कितनी महिलाएं थी? कुल मिलाकर 22 महिलाएं। तो अगर मेरिट होता तो डीमेरिट महिलाओं की नंबर में नहीं आते। मेरिट का सवाल होता, उपयोगिता के आधार पर अगर टिकट दिए जाते तो पहले संसद में स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की मेरिट के आधार पर उनको 50-50 होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? हमारा यह मानना है कि हिंदुस्तान के जो पार्टी सिस्टम है और हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल कल्चर है वो युग के साथ तो बदल सकता है, टेक्नोलॉजी के रूप में बदल सकता है, लेकिन उसकी मानसिकता आज भी बहुत बड़े पैमाने पर सामंती रहा है। और जिसके कारण आज बराबर की बात तो छोड़िए, आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर, अफगानिस्तान में आज महिलाओं की संख्या 27%, पाकिस्तान में आज महिलाओं की संख्या 22.5%, नेपाल में 1/3 सीटों का आने वाले दिनों में संविधान में जोड़ा जाएगा। ये तमाम पार्टियों ने स्वीकार किया। और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिस्से की जो सीट्स थे नेपाल के हाल में चुनाव में, उसमें 1/3 महिलाओं का हर पार्टी ने पार्टी की लिस्ट में तय करके दिया। तो हमारे इस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़े जनवादी देश का क्या रिकॉर्ड है? 8%। पिछले 60 साल में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 10% से अधिक कभी भी महिलाओं की सीट नहीं हुई। लेकिन तमाम आंदोलन में महिलाओं की शिरकत आगे थी। आप देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम से लेकर कोई भी आंदोलन, जयप्रकाश जी के आंदोलन में, एंटी इमरजेंसी आंदोलन में, किसानों के लिए आंदोलन में, कोई भी आंदोलन के आप नाम लेंगे, आप देखेंगे महिलाओं की शिरकत सबसे आगे। लेकिन सीटों के समय महिलाएं सबसे पीछे। इसलिए पहली बात यह है, यह मेरिट का सवाल नहीं है, यह मानसिकता का सवाल है। और यह मानसिकता एक ऐसे भौतिक रूप ले चुका है कि इसको बदलने के लिए, और मैं हर पार्टी के ऊपर यह मानती हूं, क्योंकि कोई सिटिंग एमपी है या कोई सिटिंग एमएलए है, उस सिटिंग एमपी या एमएलए की सीट किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं है कि सिटिंग एमपी और एमएलए की सीट को बदलकर बगैर प्रावधान के वो किसी और को दे। यह संभव नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। इसलिए क्योंकि तमाम 543 सीट सिटिंग एमपीज की हैं और विधानसभा की सीट सिटिंग एमएलएज की है, इसलिए जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, जो बहुमत पुरुष के हैं, कोई पार्टी उनको सीट से हटाने की हिम्मत नहीं करते। और अगर करते तो कोई दूसरे का
कारण, क्योंकि वो सोचते इनका काम इतना खराब था, जनता उनको हटाएंगे, इसलिए भाई हम इनको हटाकर कोई और मजबूत भाई को दे दें, इसलिए नहीं कि उनको हटाकर हम किसी बहन को दें। तो सिटिंग एमपीज और एमएलएस की सीट्स, यानी कि जो यथास्थिति है, वो यथास्थिति को बदला जाना चाहिए। मैंने आपके सामने आंकड़े पेश किए, लेकिन मान लीजिए अगर हम नहीं बदलते हैं तो किस गति से महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, यह भी हमें सोचना चाहिए। मैंने कुछ आंकड़े निकाले हैं। 90 के दशक में 9 विधानसभाओं की सीटों में कुल मिलाकर 3.5% महिलाएं सीट लेकर आए। केवल 2004 के बाद 16 विधानसभा के चुनाव हुए हैं। वो 16 विधानसभा की टोटल सीट्स में कुल मिलाकर 7% महिलाएं चुन के आए हैं, और बीच में जो चुनाव हुए थे उसमें 5.5% महिलाएं चुन के आए हैं। यानी कि हर 5 साल में 1 से 2% ही बढ़ोतरी होती है, और वो भी दर पिछले 5 साल में 2% से कम होकर 1.5% नीचे आया। इस हिसाब से अगर हमें 33% लेना है इस गति से, तो हमें 75 साल इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जानते हैं कि इसको बदलने की जरूरत है। अब बदलने में अलग अलग प्रकार के सुझाव आए थे। उसमें एक सुझाव यह है कि पार्टी की लिस्ट पर जो उम्मीदवार हैं, पार्टी जो भी उम्मीदवार डिक्लेयर करती है किसी चुनाव के लिए, पार्टी की लिस्ट पर पार्टी को खुद अपनी लिस्ट पर 1/3 महिलाओं का नाम देना चाहिए। और यह संविधान की संशोधन की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसे करें तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का एक छोटा सा संशोधन करके हम पार्टी की लिस्ट में 33% महिलाओं को जोड़ सकते हैं। अगर हम दुनिया के अनुभव को देखते हैं, अभी दुनिया में 20 और 25 के बीच में ऐसे देश हैं जहां महिला आरक्षण है, और उसमें से बहुमत देशों का पार्टी लिस्ट में महिला आरक्षण है। लेकिन वो कौन सी ढांचा में है? हमारे देश में हमने ब्रिटिश की नमूना लेकर हमने अपने देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया, यानी कि जिसके सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो जीत जाते हैं। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमारा है। लेकिन जिन देशों में लिस्ट सिस्टम है, उन देशों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे नेपाल में अभी मान लो 200 सीट हैं, तो 100 सीट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, और बाकी 100 सीट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का अर्थ क्या है कि पार्टीज के लिए वोट की जाती है, न कि व्यक्ति के लिए। और जो पार्टी के लिए वोट करते हैं, प्रतिशत के मुताबिक पार्टी अपने प्रेफरेंशियल लिस्ट तय करते हैं। मान लीजिए हम लोग यहां 5 हैं, तो एक पार्टी तय करेगी अगर मुझे 5% वोट मिलता है तो पहले डॉक्टर काराड को हम भेजेंगे। अगर हमें 10% वोट मिलता है तब काराड के साथ हमारी बहन जाएगी। अगर हमें 15% वोट मिलता है तो 2 के साथ तीसरे हमारी जाएगी। तो इस प्रकार पार्टी एक लिस्ट तय करती है पार्टी की प्रेफरेंस के हिसाब से, और जितना प्रतिशत मिलता है
उसके हिसाब से वो चेक हो जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर हर तीसरे नाम या दूसरे नाम महिला की होती है तो फिर गारंटी हो जाता है कि भाई जो भी पार्टी हो इतने परसेंटेज तो महिलाएं रहेंगी संसद में। तो पार्टी लिस्ट तब चल सकती है जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। मान लो हम अपने देश में अगर हम पार्टी लिस्ट की बात कर ले तो क्या होगा आप समझ लीजिए। मैंने आपको सिटिंग एमपीज एमएलएस की बात की। अब मान लो मेरी पार्टी अगर महाराष्ट्र में 10 सीट लड़ रही है तो 10 सीट तो तय हो गया कौन कौन हमारे जीतने वाले कैंडिडेट हैं। लेकिन अगर कानून के मुताबिक मुझे 4 महिलाओं को देना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगी, मैं और 4 सीट चुनकर वहां महिला कैंडिडेट दे दूंगी। वो जीते या हारे लेकिन मेरी लिस्ट में और 4 महिलाएं आ गई हैं। तो ना नौमन तेल ना राधा नाचेगी, ये हालत होगी। और इसका अर्थ क्या होगा, कुछ हद तक महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, 9 से 11 हो सकती, 12 हो सकती है, लेकिन 33 के पास हम किसी भी हालत में इस सिस्टम में नहीं पहुंच सकते। हमने एक सुझाव दिया, हमने कहा हमें कोई इतराज नहीं है, आप पार्टी की लिस्ट में दीजिए, लेकिन अगर पार्टी की लिस्ट में आप देंगे तब आप 50-50 दीजिए। अगर पार्टी की लिस्ट में देंगे आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कीजिए। बहुत साल पहले दिनेश गोस्वामी की कमेटी का गठन हुआ, उन्होंने हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के सुधार के लिए सुझाव दिए। उसमें बहुत सारे दल, जिसमें मेरी भी दल शामिल थी, हम लोगों ने कहा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम दो, वो परसेंटेज के हिसाब से पार्टी की सीट, लेकिन वो स्वीकार नहीं हुआ। इसलिए आज जो लोग कहते हैं कि सीट का आरक्षण मत दो, लिस्ट का आरक्षण दो, ये कोई गारंटी नहीं है कि 33% उसमें होगा, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरी एक बात आ रही है कि कोटा के अंदर खोटा। अब एक बहुत आवाज उठी है कि जब नौकरियों में ओबीसीज के लिए आरक्षण है, जब शिक्षा में ओबीसीज के लिए आरक्षण है, तो हमें महिलाओं की सीटों में भी ओबीसी के लिए आरक्षण देना चाहिए। और इस जो राय है वो ये कहते हैं कि अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो ये जो उच्च जाति की औरतें हैं वो सब आ जाएंगे और ओबीसी औरतें जो हिंदुस्तान की बहुमत गरीब औरतें हैं वो पीछे रह जाएंगे। ये एक दलील है। इस दलील के बारे में हमारी क्या राय है? हम चाहते हैं हर तबके की महिलाएं संसद में आए, हम चाहते हैं कि सबको मौका मिले, लेकिन आज हकीकत क्या है? आज जो संवैधानिक प्रावधान है, उस संवैधानिक प्रावधान में जो पंचायत की आरक्षण है, उस पंचायत के आरक्षण में जो हमारे संविधान के मेरे ख्याल 243D है संविधान के प्रावधान, उस प्रावधान में ये लिखा हुआ है कि कोई भी प्रदेश सरकार ओबीसी के लिए पंचायतों में आरक्षण कर सकते हैं। तो बहुत सारे सरकारों ने ओबीसी के लिए आरक्षण किया है, जिसमें ओबीसी के पुरुष और ओबीसी की महिला दोनों के लिए आरक्षण है। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, और भी प्रदेशों में है ओबीसी के नाम पर सीट का आरक्षण। यहां है क्या? महाराष्ट्र में नहीं है, नहीं है, महाराष्ट्र में पंचायतों में नहीं है या नहीं है मैं अभी कह नहीं सकती हूं, इस पर हम लोग जानकारी लेकर आपको बता देंगे। लेकिन 2-3 प्रदेशों में वहां की विधानसभा में संविधान के मुताबिक, मैं आपको वो संविधान का जो प्रावधान है, आप मुझे इजाजत दें, मैं 1 मिनट में उसको आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूं ताकि ये स्पष्ट हो जाए। Clause 6 of Article 243D Constitution. Nothing in this part shall prevent the legislature of a state making any provision
for reservation of seats in any panchayat or offices of chairperson in the panchayat in favor of backward castes. इसमें उन प्रदेशों में ओबीसी के नाम पर है, पुरुष और महिला के नाम पर नहीं। और आप और हम सब जानते हैं, अगर जातिगत आरक्षण है तो पुरुष के लिए भी होगी, महिला के लिए भी होगी। लेकिन आज तक जिन साथियों ने इस मांग को रखा, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि ओबीसी की रिजर्वेशन विधानसभा में पुरुष के लिए भी होनी चाहिए और महिला के लिए भी होनी चाहिए। उन्होंने आज तक नहीं कहा कि पार्लियामेंट में पुरुष के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि हकीकत यह है कि आज पार्लियामेंट में 40 से 50% सीट्स अभी ओबीसी भाइयों जीत कर आए हैं। और हकीकत यह भी है कि हमारे देश के जातिगत समीकरण में आज बहुत सारे प्रदेशों में वो जो मोनोपोलीज थे अपर कास्ट के, वो मोनोपोलीज तोड़े गए हैं और पिछड़ी जाति के साथी आगे आए हैं और सत्ता संभाले हैं। इसलिए बहुत सारे प्रदेशों में जातिगत समीकरण के आधार अगर कोई पार्टी चलती है तो उनके लिए एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज नहीं होता है। मैं उसको जनवादी प्रणाली का एक सकारात्मक पहलू मानती हूं, क्योंकि क्यों किसी कास्ट का मोनोपोली रहे, क्यों जाति प्रथा के आधार पर किसी का मोनोपोली रहे। अगर वो टूटता है वो अच्छी बात है, मैं उसको जनवादी प्रणाली की मजबूती के पहलू के रूप में देखती हूं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना, दोहरी नीति तो नहीं चल सकती। एक तरफ उसका फायदा उठाकर हम अधिक संख्या में हैं और दूसरी तरफ उस फायदा का हिस्सा हम अपनी महिलाओं को नहीं देंगे। और ये भी मैं कहती हूं कि अगर किसी सीट में, मेरे प्रिय साथियों, कोई जातिगत बनावट है और वो सीट आरक्षित हो जाता है महिलाओं के लिए, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो उस जाति की महिला को टिकट देगी। वो दूसरी जाति की महिला को टिकट क्यों देगी? क्योंकि जाति तो वही है, फर्क क्या होगा? पुरुष उस विशेष जाति की जगह उस विशेष जाति की महिला आएगी। तो महिला आरक्षण से किसी जाति के ऊपर कोई कमजोरी नहीं आने वाली है। फर्क सिर्फ यह है कि उस जाति के पुरुष की जगह बनावट अगर वो ही रहती है, उस जाति की महिला आएगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज उसी जातिगत समीकरण को देखकर उसी जाति की महिला को टिकट देगी। तो ये दलील हम समझते उचित नहीं है। उस दलील के साथ एक और दलील जोड़ी गई कि माइनॉरिटी महिलाओं के लिए होनी चाहिए, ओबीसी और माइनॉरिटी। मैं ये मानती हूं कि आज हिंदुस्तान की जनवादी प्रणाली में ये एक निश्चित रूप पर एक कमजोरी है कि माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन के हिसाब से राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये हकीकत है। लेकिन ये तो संविधान का सबका ये मानना है कि धर्म आधारित आरक्षण अभी तक पॉलिटिक्स में नहीं है। लेकिन वो बहाना लेकर अगर महिला बिल को रोकने के लिए आज हम ओबीसी के साथ माइनॉरिटी को जोड़कर कहते नहीं यही होगा, नहीं तो हम समर्थन नहीं देंगे, इसका मतलब हम बिल को नहीं चाहते। आज तक ये बातें रही है जिसके कारण ये बिल पारित नहीं हो पाया। अभी हुआ क्या था? ये सुझाव आते थे लेकिन कोई ठोस संशोधन नहीं आया। हम लोगों ने कहा कि जो भी आपके इतराज है आप ठोस रूप में संशोधन के रूप में दीजिए ताकि उस पर बहस हो सके। लेकिन 12 साल कभी ऐसे नहीं हुआ, 12 साल ये नहीं हो पाया। एनडीए के समय में क्योंकि कोलिशन था और कोलिशन के अंदर कुछ पार्टीज थे जिन्होंने विरोध किया, इसलिए
जब बिल को इंट्रोड्यूस करने के समय वही कैबिनेट के लोग खड़े होकर उस बिल का विरोध किया तो फिर वो इंट्रोड्यूस हो नहीं पाया। तो 2 या 3 पार्टीज आज की कोलिशन पॉलिटिक्स में रोक पाए थे, लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि इस बार जब इंट्रोडक्शन का स्टेज आया, हम लोगों ने जोर देकर कहा ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लिखा है, तमाम महिला इंतजार कर रहे हैं, अगले साल लोकसभा की चुनाव होगा, इसलिए इंट्रोड्यूस करके उस पर बहस कराइए। इंट्रोड्यूस हुआ, आपने टेलीविजन की पर्दे पर देखा होगा उसका क्या विरोध हुआ, लेकिन फिर भी इंट्रोड्यूस हो चुका और हर महिला ने उसका स्वागत किया, किसी भी पार्टी के हो, हम सब ने मिलकर उसका स्वागत किया। अभी क्या पोजीशन है? अभी पोजीशन है पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास गई है। स्टैंडिंग कमेटी में हर पार्टी की सदस्य होती है आमतौर पर। ये कानून, ये जो स्टैंडिंग कमेटी है, ये लॉ की स्टैंडिंग कमेटी के पास गई है। अभी तक उस लॉ की स्टैंडिंग कमेटी में कोई महिला सदस्य नहीं है, लेकिन 2 जगह खाली है, एक बीजेपी के नाम पर है और शायद एक अन्य पार्टियों के नाम पर है। तो बीजेपी ने नजमा जी को वहां भेजा है और अन्य पार्टी किसको भेजेंगे हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन वो स्टैंडिंग कमेटी इस बिल पर बहस करेगी। खुशी की बात यह है कि राज्यसभा की, क्योंकि मुझे एक डर था कि ये स्टैंडिंग कमेटी कहीं ठंडा बक्सा का काम न कर ले कि इंट्रोड्यूस हो गया और फिर भैया वहीं पड़े रहे और पड़े रहे। राज्यसभा का मतलब बिल लैप्स नहीं होगा, लोकसभा में 1 साल में अगर नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में ये हाउस का प्रॉपर्टी है, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमने सोचा ये ठंडा बक्सा हो जाएगा और ये बिल वहीं रेफ्रिजरेट हो जाएगी और फिर जब जरूरत पड़ेगी निकालेंगे वापस करेंगे, निकालेंगे वापस करेंगे, खराब हो जाएगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि राज्यसभा के चेयरमैन डॉक्टर अंसारी ने ये आदेश दिया स्टैंडिंग कमेटी को कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपना फैसला सुनाना होगा। अभी हर पार्टी का एक मौका है कि वो इस बिल के ऊपर अपनी ठोस राय रखे। अगर कोटा विद इन कोटा की भी बात है, वो ठोस रखे, बहस हो और बहस के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाले, ताकि सबके साथ मिलकर इस बिल को पारित करना है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूं, आम सहमति का जो मंत्र है, किसी और चीज के लिए आम सहमति का भाषा नहीं सुना जाता, लेकिन केवल महिला बिल के लिए आम सहमति की भाषा सुनी जाती। धड़ाधड़ बिल के बिल आ जाते हैं जिस पर आम सहमति नहीं है। तो इसलिए हमने कहा आम सहमति हम चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं होता है तो संविधान के प्रावधान के मुताबिक 2/3 बहुमत की जरूरत है। आज बिल के समर्थकों की 2/3 बहुमत है, इसलिए बिल पारित हो सकता है। लेकिन केवल एक चीज चाहिए, वो क्या है? राजनीतिक दृढ़ता। अगर पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है, अगर पॉलिटिकल विल नहीं है, विदाउट पॉलिटिकल विल देयर इज नो बिल। पॉलिटिकल विल है तो महिला बिल है, और पॉलिटिकल विल नहीं है तो भैया महिला बिल भी नहीं है। इसलिए एक बहुत जबरदस्त संघर्ष हमारे सामने है। लोग कहते क्या होगा महिलाओं लेकर, ये तो प्रॉक्सी पॉलिटिक्स है, किसी की पत्नी आएगी, किसी की कौन आएगी, ये क्या होगा। मुझे पता नहीं ये जो साथी ऐसे बोलते हैं वो ये क्यों नहीं बोलते हैं कि भाई किसी के बेटे आ रहे हैं, किसी के भतीजा आ रहा है, किसी का बाप आ रहा है, किसी का भाई आ रहा है, तब नहीं लगता है। लेकिन सिर्फ महिला की बात जब आती है, नंबर आते हैं तो कहते हैं। अभी पंचायतों के अंदर अभी 15 साल हो गए पंचायतों की, और हमें गर्व है लोकल बॉडीज की, हमें गर्व है हमारी महिलाओं के ऊपर। इतनी कठिन परिस्थितियों में खड़े होकर वो काम कर रहे हैं। और गांव-गांव में हमने देखा 33% का आरक्षण है, लेकिन बहुत सारे प्रदेशों में महिलाओं ने अपनी क्षमता के आधार पर 33% की लक्ष्मण रेखा को पार करके 40%, 42% तक पहुंचे हैं।
लोग कहते अरे पंचपति है, बात सही है। मैं एक बार बनारस गई थी, हमें बताया गया था, ये 90 के दशक में हमें बताया गया बनारस की चकिया जिला में कि 5 महिलाएं की पहली बार महिलाएं जीत के आए हैं, तो आओ हम लोग वहां चलते और उनका स्वागत करेंगे। हम बड़े खुश हुए। 90 के दशक हम गए भाई, वहां हमने देखा ढोलक लेकर सब नाच हो रहा और पूरी गांव निकल के आए। लेकिन जब जुलूस निकला तो मैंने देखा 5 हट्टे कट्टे हमारे भाई माला लगाए हुए छाती फैलाकर घूम रहे। तो हमने कहा भैया ये क्या है, ये तो हमें तो बताया गया कि 5 महिलाएं चुन के आए। तो फिर किसी ने मुझे कहा अरे बहन जी क्या बताएं, महिलाएं तो पीछे रह गई, ये तो उनकी पति माला पहनकर स्वागत के लिए यहाँ आए हैं। तो ये बात है, मैं मानती हूं कि शुरुआती दौर में बहुत बार ये पंचपति सामने आ गए। हिंदुस्तान की डिक्शनरी में एक नया शब्द जुड़ गया, पंचपति। ये हमारा कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिक्स का, पंचपति, सरपंचपति। लेकिन ये महिला का दोष नहीं है, वो उस पति का दोष है जो जनवादी प्रणाली को कमजोर कर रहा है, और वो बीडीओ का दोष है जो पंचपति को बैठा रहा है मीटिंग में और कह रहा है तुम्हारी महिला को, पत्नी को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम घर रजिस्टर भेजकर उसकी साइन करवा लेंगे। शुरुआती दौर में ये हुआ था, लेकिन अभी बंद हो रहा है। अभी ऐसी प्रक्रिया है, निर्मल गांव है जहां उन गांव को पुरस्कार दिया जाता है जहां सबसे ज्यादा सैनिटेशन है, जहां सबसे ज्यादा पानी का स्रोत बढ़ाकर विकास करके निर्मल गांव का पुरस्कार मिलता है। हमें गर्व है इस बात कहने के लिए कि सबसे अधिक गांव जो पुरस्कार पाए हैं उसकी सरपंच एक महिला है, वो काम करती है, हमें मालूम है। और हमें यह भी मालूम है कि बहुत बार उप सरपंच उस महिला सरपंच के साथ असहयोग की नीति अपनाते हैं, लेकिन फिर भी महिला काम करती है। मेरे पास ऐसे मिसाल है, हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां दलित औरत सरपंच थी, वहां के जो बड़े लोग हैं उसने कहा अरे तुम्हारी हिम्मत, मेरे सामने आके तुम कुर्सी पर बैठो, बैठ जमीन पर। यह हालत हुई, लेकिन फिर भी आज उस दलित औरत भी सिर उठाकर वहां अपनी एक संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी करे, मैं उसको भी सलाम करती। ये है, महिलाओं को मौका दोगे तो वह आगे बढ़ेगी। और आज हिंदुस्तान ने दुनिया के सामने एक रिकॉर्ड पेश किया, 10 लाख महिलाएं पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है जो पंचायत के राज के कारण एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये गर्व की बात है हमारे देश के लिए, हमने करके दिखाया। लेकिन पंचायत के लिए ठीक है, लेकिन भैया विधानसभा और पार्लियामेंट के लिए जहां पैसा है वहां हम पैसा का चक्कर में अपने पास ही रखना चाहते हैं। ये भी एक बात है। आज सेवा का अगर बंटवारा होता तो महिला को सीट बहुत जल्दी मिल जाती, लेकिन आज सेवा की भावना नहीं, आज ताकत और पैसे की, वो पावर की शेयरिंग की बात है, वो कोई देने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा, ये महिला आरक्षण बिल के पीछे बहुत पहलू छिपे हुए हैं। संस्कृति के पहलू है, सामाजिक रिश्ते के पहलू है, पारिवारिक रिश्ते के पहलू है। ये यथास्थिति जिसमें औरत जाति को भेदभाव के आधार पर दूसरी नागरिकता प्राप्त है, उसको बदलने की संघर्ष का एक हिस्सा है। ये एक बहुत जबरदस्त संघर्ष है, और इस संघर्ष में अगर हम कामयाब होंगे तो ये केवल महिला सशक्तिकरण का कदम नहीं, ये जनवाद के सशक्तिकरण का कदम साबित होगा। और इसलिए मैं ये मानती हूं, आप सबसे मेरी ये अनुरोध है और अपील है, इस संघर्ष में आप हमारे साथ दें। ये जनवाद के पक्ष की संघर्ष है, ये प्रतिनिधित्व को बढ़ाने और व्यापक करने का एक पक्ष है। और अगर महिलाएं आते हैं तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान की राजनीति में जो घर की झाड़ू लेकर हम सफाई करते हैं, कुछ सफाई करने का भी प्रक्रिया हम शुरू करने की कोशिश करेंगे, ये मैं समझती हूँ।
हालांकि मैं बायोलॉजी में कम, आइडियोलॉजी में अधिक विश्वास करती हूँ, लेकिन निश्चित रूप पर महिलाएं अगर अधिक पैमाने पर राजनीति में आएंगे, हिंदुस्तान का जनवाद मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको एक बार फिर धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया।